नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था, आज आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज आपके हम एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कराएंगे। कल कोई पूछ रहा था कि इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं क्या, तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको करा देंगे। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और इनको आधे घंटे के लगभग ख़त्म कर लेंगे। ये भी जो किताब के पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं वही हैं। इसमें से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए ये आपको हम करा रहे हैं। हमको ये भी पता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के पास होंगे, लेकिन केवल पढ़ने से और सुनने में बहुत अंतर होता है। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे और को एक बार PDF में पढ़ लेंगे तो पूरा आपको तैयार हो जाएगा। 90% तो आपको सुनने से तैयार हो जाएगा। एक बार आप सुन लेंगे उसी से पूरा 90% तैयार हो जाएगा, और फिर जब PDF मिल जाएगी उससे आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा आपको तैयार हो जाएगा। इसलिए हम ये कराते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। आधे घंटे के लगभग ये सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे। इनमें अगर कुछ बताने वाली चीज़ होगी तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो सीधे सीधे आंसर दे देंगे। सस्य विज्ञान का पिता माना जाता है। सस्य विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो पीट्रो डे क्रेसेंजी को। पीट्रो डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी पूछ लिया जाए तो पीट्रो डे क्रेसेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र है। रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, ज्वार, आलू, गेहूं, उड़द, या धान, आलू, गेहूं, लोबिया। तो रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र क्या है? मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। मक्का के साथ तोरिया बोना ये तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है मक्के की फसल में। तो इसका है मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 150% फसल चक्र की सघनता है। 150% फसल चक्र की सघनता किसकी है? फसल चक्र सघनता बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलिए आपको फिर बता देते हैं। फसल चक्र सघनता बराबर होता है कुल फसलों की संख्या, नोट कर लीजिए आप लोग, कुल फसलों की संख्या अपॉन फसलों द्वारा लिया गया समय इंटू 100। कुल फसलों की संख्या अपॉन फसलों द्वारा लिया गया समय वर्ष में इंटू 100। तो इसी से ये क्वेश्चन निकल आते हैं। तो 200% फसल चक्र सघनता वाला ये भी आप लोग निकाल लेंगे। चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम। 150% फसल चक्र सघनता वाला क्या है? मक्का, आलू, गन्ना। मक्का, आलू, गन्ना। और 200% फसल चक्र की सघनता वाला क्या है? मक्का, गेहूं, चरी, चना। मक्का, गेहूं, चरी और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना बहुफसलें कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुफसलें। और मिश्रित फसलें क्या होता है? मिश्रित फसलें वो होती हैं जिसमें एक ही साथ बहुत सारे बीजों को इकट्ठा करके बो देते हैं। एक ही साथ बहुत सारे बीजों को इकट्ठा करके और खेत में फैला देते हैं, वो अब जो होती हैं वो मिश्रित फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दो मुख्य फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल क्या कहलाती है? दो मुख्य फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतर्वर्ती फसल या कैच क्रॉप। अंतर्वर्ती फसल या कैच क्रॉप। नेक्स्ट है आपका, ये किस लिए ली जाती है? ये कम समय में पक जाती है, इससे आगे वाली फसल प्रभावित नहीं होती है। तो किस वर्ष कीट एवं पेस्ट नष्टीकरण एक्ट पारित किया गया? तो ये किया गया 1971 में। 1971। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। जियामिज मक्का का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 42। 2n बराबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बेसिक क्रोमोजोम पूछ लिया जाए इसमें। बेसिक क्रोमोजोम इसका होता है 7। ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये कैसी क्रॉप है? ये हेक्सैप्लॉइड है। हेक्सैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिटिकम डायरम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ट्रिटिकम डायरम में गुणसूत्र संख्या होती है 14। ट्रिटिकम डायरम में 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है। देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वैसे कितनी होती है? वैसे होती है 100 किलोग्राम, और देर से बुआई करने पर 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौनी किस्म के उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन की दर है। बौनी किस्म के उन्नतशील प्रजाति में गेहूं में नाइट्रोजन की कितनी दर होती है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आपने, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं। एनपीके का रेशियो कितना रखते हैं देख लीजिए, आप लोग नहीं पता है तो 120 60 40। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं में बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता है। गेहूं में बीज लिप्त बीमारियों के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? बाविस्टिन। बाविस्टिन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कितनी होती है? गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? जो सीआरआई स्टेज होती है, वो सीआरआई स्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं ताजमूल या शिखर जड़ की अवस्था। सीआरआई स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन को हिंदी में बोलते हैं ताजमूल या शिखर जड़ बनने की अवस्था। उन्नत हलना फसल की जाति है। उन्नत हलना जो है वो किस फसल की जाति है? ये है गेहूं की। गेहूं की। पूसा गोल्ड फसल की जाति है। पूसा गोल्ड किस फसल की किस्म है? तो ये है गेहूं की। पूसा गोल्ड गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिटिकेल किसके संकरण से पैदा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकेल किससे संकरण से पैदा हुआ है? तो जो ट्रिटिकेल है वो किसके संकरण से पैदा हुआ है? गेहूं और राई। गेहूं और राई। फेलेरिस माइनर किस फसल में उगता है? जो फेलेरिस माइनर है वो किस फसल में उगता है? तो फेलेरिस माइनर किसको बोलते हैं? फेलेरिस माइनर गेहूं के मामा को बोलते हैं। तो गेहूं का मामा किस में उगता है? गेहूं में। इसको नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। गेहूं सा खरपतवार, गेहूं के मामा को गेहूं सा भी बोलते हैं। गेहूं सा खरपतवार, फेलेरिस माइनर का नियंत्रण किया जाता है। ये किससे किया जाता है? तो आइसोप्रोट्यूरान से। इसमें सल्फोसल्फ्यूरान ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आइसोप्रोट्यूरान। 2,4-D से बथुआ का नियंत्रण करते हैं गेहूं में। गेहूं में कर्नाल वंट होता है। गेहूं में कर्नाल वंट किसके द्वारा होता है? ये होता है फफूंदी के द्वारा, फंगस के द्वारा। गेहूं में कर्नाल वंट डिजीज फफूंदी या फंगस के द्वारा होता है। गेहूं का सेहूं रोग बीमारी होती है। जो सेहूं रोग बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? तो जो सेहूं रोग बीमारी है वो निमेटोड द्वारा होती है। निमेटोड द्वारा। निमेटोड प्लस बैक्टीरिया दोनों के द्वारा होती है। निमेटोड और बैक्टीरिया, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप निमेटोड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और अगर निमेटोड बैक्टीरिया दोनों दिए होते और एक ऑप्शन दिया हुआ था ए एंड सी बोथ, तो ए एंड सी बोथ लगाते, क्योंकि जो गेहूं में सेहूं रोग होता है वो निमेटोड और बैक्टीरिया के कारण होता है। गेहूं की कंबाइन कटाई के बाद छूटे तने का क्या करना चाहिए? हंसिए से काट देना चाहिए, जला देना चाहिए, ज़मीन में पलट देना चाहिए, या यथावत छोड़ देना चाहिए? तो इसका क्या करना चाहिए? ज़मीन में पलट देना चाहिए। ज़मीन में पलट देना चाहिए, जिससे यह सड़ जाएगा और इसकी खाद बन जाएगी। चूहा नियंत्रण हेतु तो दवा प्रयोग की जाती है। चूहों के नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। खेत में चूहों के नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड की गोली उनके जो होल होते हैं चूहों के, उनमें डाल दी जाती है। गेहूं में असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली जाति है। गेहूं में असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली जाति कौन सी है? तो C306। C306। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये है सल्फास। एल्यूमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम सल्फास है। ट्रिटिकम एस्टिवम पादप है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो पादप है, मैंने अभी आपको बताया था। ट्रिटिकम एस्टिवम कैसे बोलते हैं? गेहूं को बोलते हैं। तो ये क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र कितनी होती है? ये होती है 21 से 25 दिन, 21 से 25 दिन। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 20 किलोग्राम। संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम होती है, मतलब कि 20 किलोग्राम की पौध डालेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा, काफ़ी बार बताया जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। खैरा रोग धान में लगता है, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? अभी आपको बताया जिंक की कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्य व फसलों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करिए। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? चाय असम, चावल बिहार, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए आप लोग, सबसे अधिक चाय का उत्पादन तो असम में होता है, ये तो सही है। गन्ने का भी उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। लेकिन चावल का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में नहीं होता है, चावल का जो है वो बिहार में नहीं होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो और जो इसका सब जूट का जो है वो पश्चिम बंगाल में सही है। तो इसका कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा 1121 किस फसल की जाती है? पूसा 1121 किस फसल की जाती है? ये है धान की। किसकी है? धान की। डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है? सारे सिंपल क्वेश्चन है। डेपोक विधि जो है वो धान से संबंधित है। धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए? धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन बाद करना चाहिए? तो ये करना चाहिए रोपाई के 3 से 4 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान में गंदी बग कीट आक्रमण करता है, धान में जो गंदी बग कीट लगता है वो कब आक्रमण करता है? तो जो गंदी बग कीट होता है वो दूधियावस्था पर आक्रमण करता है, जब दुग्धावस्था होती है तब आक्रमण करता है। बेबीलोव के अनुसार धान का उद्भव स्थल है, बेबीलोव के अनुसार धान का उद्भव स्थल कहाँ पे है? ये है भारत बर्मा, भारत बर्मा, इसको इंग्लिश में इंडो बर्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेम F34 खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं? स्टेम F, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। स्टेम F34 खरपतवारनाशी किस में प्रयोग करते हैं? गेहूं, जौ, धान या मक्का? तो ये किस में प्रयोग करते हैं? धान में। किस में प्रयोग करते हैं? धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व करनी चाहिए? तो जो धान के लिए हरी खाद की फसल बोई जाती है उसकी रोपाई कितने दिन पहले करनी चाहिए? तो ये करनी चाहिए 6 से 7 दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले करनी चाहिए। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 66%। धान में 66% चावल पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है चना, सोयाबीन, मसूर या उड़द? तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है इसमें? सबसे अधिक जो प्रोटीन वाली फसल है वो सोयाबीन है, इसमें से सोयाबीन है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 40 से 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में तेल प्रतिशत होता है, सोयाबीन में कितना % तेल पाया जाता है? 40, 30, 20 या 10? तो सोयाबीन में जो तेल होता है वो 20% होता है, 20 से 22% होता है। यहाँ पे 20% सही हो जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि सोयाबीन में
तेल और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है? सोयाबीन में तेल और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है? तो ये होता है 1:2। 20% तेल पाया जाता है, 40% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, 40 से 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किरण किस फसल की जाती है? किरण किस फसल की जाती है? तो जो किरण है वो किस फसल की जाती है? राई और लाहा की, राई या लाहा। भारतीय सरसों की जाति क्या है? इनमें से भारतीय सरसों की कौन सी किस्म है? तो इनमें से जो वरुणा है वो भारतीय सरसों की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरसों की फसल में माहों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। माहों को चेपा भी बोलते हैं। सरसों की फसल में माहों पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? तो जो माहू होता है उस पर नियंत्रण पाने के लिए मेटासिस्टाक का प्रयोग करते हैं, मेटासिस्टाक्स। पीली सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पीली सरसों में तेल पाया जाता है 40%। पीली सरसों में 40% तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं। सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कब करते हैं? जमाव के पहले, जमाव के बाद, बुआई से पहले या इनमें से कोई नहीं? तो इसका प्रयोग करते हैं जमाव के पहले। सरसों के खेत में पेंडिमेथिलिन का प्रयोग जमाव के पहले प्रयोग करते हैं। जमाव के पहले प्रयोग करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? प्री इमर्जेंस हो जाएगा, प्री इमर्जेंस। और जमाव के बाद करेंगे तो पोस्ट इमर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपास 120 किस्म है। उपास 120 किसकी किस्म है? तो ये तो सब लोगों को पता है, उपास जो 120 है वो अरहर की किस्म है, जल्दी पकने वाली प्रजाति है। उपास 120 जल्दी पकने वाली प्रजाति है। और सबसे अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वो है प्रभात। अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति प्रभात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरहर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अरहर में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 15, 20, 25 या इनमें से कोई नहीं? तो अरहर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो 20% होता है। अरहर में 20% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मटर की निम्न प्रजातियों में कौन सी सब्जी वाली प्रजाति है? मटर की इन प्रजातियों में से कौन सी सब्जी वाली प्रजाति है? रचना, आर्केल, टाइप 163, पंत मटर 1। तो जो आर्केल है वो सब्जी वाली मटर की प्रजाति है, आर्केल सब्जी वाली मटर की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? इनमें से किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? मक्का, मटर, आलू या जौ? तो इनमें से किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? मटर को, मटर को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संकर शक्तिमान वन फसल की प्रजाति है। संकर शक्तिमान वन जो है वो किस फसल की प्रजाति है? मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबर एक किस्म है। अंबर एक किस्म है। अंबर जो है वो मक्का की किस्म है। निम्न में कौन सी संकुल मक्का की जाति है? इनमें से संकुल मक्का की जाति कौन सी है? कंचन, गंगा 5, श्वेता या सूर्या? तो जो गंगा 5 है ये संकुल मक्का की जाति नहीं है। इनमें ये पूछा गया है कि संकुल मक्का की जाति कौन सी नहीं है? तो जो गंगा 5 है ये संकुल मक्का की जाति नहीं है, ये संकर मक्का की जाति है। कैसी मक्का की जाति है? ये संकर मक्का की। और ये तीनों जो हैं वो संकुल मक्का की प्रजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सीमाजीन का प्रयोग कब करते हैं? तो ये करते हैं अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकर ज्वार की जलमांग है। संकर ज्वार की जलमांग है। संकर ज्वार की जलमांग कितनी होती है? ये होती है 550 से 575 मिलीमीटर पर हेक्टेयर। 550 से 575 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HCN की समस्या पाई जाती है। तो HCN जो है वो ज्वार में पाया जाता है। ज्वार में HCN पाया जाता है। ये भी विषैला तत्व होता है, विषैला पदार्थ होता है HCN। ये किस में पाया जाता है? तो ये ज्वार में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा प्रजाति है, इनमें से वर्षा किसकी प्रजाति है? तो जो वर्षा है वो ज्वार की प्रजाति है, वर्षा ज्वार की प्रजाति है। सूट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है, सूट फ्लाई किसको नुकसान पहुंचाती है? ज्वार को। सूट फ्लाई ज्वार को नुकसान पहुंचाती है। बहु कटाई वाली ज्वार की चारे की जाती है, बहु कटाई वाली ज्वार की चारे की जाति कौन सी है? यूपी चरी 1, एमपी चरी, पूसा चरी 1, विदिशा। तो बहु कटाई वाली ज्वार की चारे की जाति कौन सी है? वो है आपकी एमपी चरी, एमपी चरी। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक माइट्स को भी नियंत्रित करता है? तो इसमें से कौन सा कीटनाशक है? साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजरा का जन्म स्थान कहाँ पे है? बाजरा का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है अफ्रीका में, बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका में है। पूसा 323 प्रजाति है, पूसा 323 किसकी प्रजाति है? ये है बाजरा की, पूसा 323 बाजरा की प्रजाति है। अर्गट रोग किस फसल में लगता है? तो अर्गट रोग जो है वो बाजरा में लगता है, अर्गट रोग बाजरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य है, बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है राजस्थान में। आपको पता है बाजरा को कैमल करो, वो बाजरा सूखा सहन करने वाली फसल है, इसलिए जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे, तो राजस्थान में वैसे भी पानी कम होता है तो वहाँ पे सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है, बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 हेक्टेयर में बाजरा का बीज पड़ता है, बाजरे की बीज दर कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम या 10 से 12 किलोग्राम? तो इसकी बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम। इसकी जो दाने के लिए बीज दर होती है, दाने के लिए बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम। और अगर चारे के लिए बीज दर पूछ ली जाए तो चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा, चने का वैज्ञानिक नाम होता है सिसर एरेटनम, सिसर एरेटनम। लेंस एस्कुलेंटा किसका होता है? तो ये होता है मसूर का, लेंस एस्कुलेंटा मसूर का होता है। ओराजा सटाइवा धान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, उक्टा रोग, उक्टा अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? उक्टा अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो जो उक्टा अवरोधी प्रजाति है वो चना से संबंधित है, चना में उक्टा रोग लगता है तो उक्टा रोग अवरोधी प्रजाति जो है वो चना से संबंधित है। इनमें से दलहनी फसल है, इनमें से दलहनी फसल कौन सी है? बाजरा, चना, मूंगफली या आलू? तो इनमें से दलहनी फसल कौन सी है? चना, चना जो है वो दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें धान को तो ज़्यादा पानी चाहिए, गन्ना को भी और आलू को भी, लेकिन जो चना है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सद्भावना फसल की प्रजाति है, सद्भावना किस फसल की प्रजाति है? तो जो सद्भावना है ये चना की प्रजाति है, सद्भावना चना की प्रजाति है। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए जिससे आपको PDF प्रोवाइड हो सके, और एक ही बार नाम लिखेंगे आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना अटेंडेंस दे दिया होगा, जिसको PDF चाहिए उन लोगों ने। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी करे ले रहे हैं। चना में उक्टा रोग का कारण क्या है? चना में जो उक्टा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये फफूंदी या फंगस के कारण होता है, फफूंदी या फंगस के कारण होता है। चने के फलीवेदक कीट के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चने के फलीवेदक कीट के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 EC, एंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? इनमें से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है? मक्का, धान, कपास या मूंगफली? तो जो दलहनी फसलें होती हैं
उनके द्वारा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया ही जाता है। तो इसमें जो दलहनी फसल कौन सी है आपकी, ये जो मूंगफली है, इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। इसकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी। तो मूंगफली के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और जो धान है, इसमें अगर एजोला और वो ब्लू ग्रीन एल्गी मिला देते हैं तो इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका मूंगफली सही हो जाएगा। अगर मूंगफली नहीं दिया होता तो और कुछ ऑप्शन दिया होता तो आपका धान सही हो जाता है। जैसे मूंगफली की जगह आपका गेहूं दिया होता तो आपका धान सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है, सोयाबीन, मटर, राजमा या मूंगफली। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, जो मूंगफली जो है वो भूमि के अंदर तैयार होती है। ये तो सब तो भूमि के बाहर तैयार होती हैं, राजमा, मटर, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का जन्म स्थान है, मूंगफली का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। मूंगफली का ओरिजिन प्लेस ब्राज़ील में है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैगिंग डाउन किससे संबंधित है। पैगिंग डाउन को अधिकीलन बोलते हैं। पैगिंग डाउन जो क्रिया है वो मूंगफली से संबंधित है, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक्का रोग का प्रकोप होता है, तो जो टिक्का रोग का प्रकोप होता है वो भी आपके मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तैयार भी होगा आप लोगों को। जो टिक्का रोग है, इसको ये पूछा जा चुका है कि टिक्का रोग किस फसल में लगता है, तो जो टिक्का रोग है वो मूंगफली में लगता है। पिछली बार ही पूछा गया है शायद ये, मूंगफली में 2019 या 2020 में पूछा गया है ये टिक्का रोग। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है, मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किस कीट का होता है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप जो है वो सफ़ेद गिडार का होता है, सफ़ेद गिडार या वाइट गिडार का। मूंगफली में अंतराशस्यन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। मूंगफली में अंतराशस्यन क्रियाएं कब नहीं करनी चाहिए, पौध बनने की अवस्था पर, अधिकीलन या सुइयां बनने की अवस्था पर, फूल बनने की अवस्था पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मूंगफली में अधिकीलन क्रियाएं हैं वो सस्य क्रियाएं हैं, वो अधिकीलन या सुइयां बनने की अवस्था पर नहीं करनी चाहिए। जब पैगिंग क्रिया होती है तब ये नहीं करनी चाहिए। पैगिंग क्रिया कब होती है, ये होती है 40 से 45 दिन पर, 40 से 45 दिन, डेज आफ्टर शोविंग, बुवाई करने के 40 से 45 दिन बाद। तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है, इनमें से कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, तो जो सूरजमुखी है ये तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है इसमें से। डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं जिसका धूप पर कोई असर नहीं पड़ता है, धूप का इन प्लांट पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो इनमें से डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है वो आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। निम्न में कौन सी दलहनी फसल नहीं है, इनमें से दलहनी फसल कौन सी नहीं है, तो जो कपास है वो दलहनी फसल नहीं है। कपास की फैमिली कौन सी है, मालवेसी, मालवेसी। और इन सब की फैमिली कौन सी है, इन सब की फैमिली है लेग्यूमिनेसी। तो जो कपास है वो दलहनी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहित प्रजाति है, लोहित किसकी प्रजाति है, तो लोहित कपास की प्रजाति है, लोहित कपास की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका, कपास में ओटाई प्रतिशत कितना होता है, कपास में ओटाई प्रतिशत होता है, तो जो कपास में ओटाई प्रतिशत होता है ये होता है 24 से 43%, 24 से 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत मात्रा होती है, कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 18%। कपास के बिनौले में 18% तेल होता है। अमेरिकन कपास में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, अमेरिकन कपास में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ये होता है 26। अमेरिकन कपास में क्रोमोसोम नंबर 2n=26 होता है। नेक्स्ट है आपका, संकर फोर प्रजाति है, मटर की, कपास की, चना की या सूरजमुखी की। तो जो संकर फोर प्रजाति है वो कपास की प्रजाति है, संकर फोर कपास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकन कपास की सामान्यतः दूरी होती है, अमेरिकन कपास की सामान्यतः दूरी कितनी होती है, 60 × 60 सेंटीमीटर,
60 इंटू 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास किस कुल से संबंधित है? जो कपास की फैमिली जो है वो मालवेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकन कपास की बीज दर होती है, अमेरिकन कपास की सीड रेट कितनी होती है? तो ये होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कपास के रेशे का मुख्य अवयव है, कपास के रेशे का मुख्य अवयव कितना होता है? लिग्निन, सेल्यूलोज, प्रोटीन या वसा? तो कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या होता है? ये होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। गन्ने की अगेती पकने वाली प्रजाति है, गन्ने की अगेती पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो जो कोसा 8436 है, ये अगेती पकने वाली प्रजाति है। एक हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर होती है, एक हेक्टेयर में गन्ना बोने के लिए बीज दर कितनी होती है? तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े, 35 से 40 हज़ार टुकड़े कैसे होते हैं? तो ये एक आँख, 3 आँख वाले टुकड़े, 3 आँख वाले 35 से 40 हज़ार टुकड़े 3 आँख वाले होते हैं, 3 आँख वाले 35 से 40 हज़ार टुकड़े। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसंतकालीन गन्ने की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, बसंतकालीन गन्ने की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ये होती है 60 से 70 कुंटल, 60 से 70 कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरदकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है, शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर में, शरदकालीन गन्ने की बुवाई अक्टूबर में की जाती है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत होता है, पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 18%, पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत 18% होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गन्ने में शर्करा या सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? गन्ने में शर्करा या सुक्रोज की मात्रा जो है वो 16% होती है। तो आपकी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपको अब कल किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपका ये सुपर 20 बैच के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को PDF चाहिए हो वो अपना अपना अटेंडेंस दे दें, जिससे आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो सके। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।